तो इस चैप्टर 4 एफएससी फिजिक्स, इसमें जो पहला आपका मेन टॉपिक दैट्स अबाउट वर्क। सो इट्स अ क्विक रिव्यू बेसिकली। तो इसमें से जो जो क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन अगर हम बात करें कांस्टेंट फोर्स के लिए और उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, सो हम फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू एफ टी और F इज इक्वल होता है एम ए, सो इट बिकम्स मैड, एम ए डी मैड। और जब कोई एंगल बन रहा हो तो दैट्स एफ टी कोस थीटा। और फिर एंगल्स के लिए आप उसे देखते हैं कि एंगल्स के लिए क्या क्या होगा, कि अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान है, आपको पता है कोस 0 की वैल्यू 1 है, कोस 90 की वैल्यू 0 है, सो उसके दरमियान वैल्यूज पॉजिटिव है, तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। अगर 90 से 180 की बात करें तो आपको पता है कोस 120 -1/2 है, कोस 180 -1 है, तो वर्क डन उस दौरान जो है वो नेगेटिव होगा। इस तरह वर्क डन कब जीरो होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको आ सकती हैं एग्जैक्टली मैट। सो ये तब है जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है। अब हम आते हैं दूसरी टाइप पे जो कि है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन से क्या मुराद है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से आप ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस केस में एम ए डी मैड दोबारा आएगा, लेकिन ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा और डी जो है एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका यूनिट जो है दोनों केसेस में जूल है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने देखनी है, बाज़ का वो क्या करता है कि दोनों बता देता है, कि वो कहेगा कि एक कार है वो 20, उसका इंजन इतने न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, जी की वैल्यू ये है, हाइट लेट्स सपोज कुछ दे देता है, तो वो आपने बताना है कि कितना वर्क डन हुआ है। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो जिस चीज़ के लिए वर्क पूछ रहा है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। सेम काम पावर के लिए हो जाएगा क्योंकि यही वर्क का फॉर्मूला पावर में यूज होगा। अब वर्क के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एनर्जी, क्योंकि वर्क जो किया जाता है वो एनर्जी की बेस पे किया जाता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी हमें यही बताता है। और जो मेजर एनर्जीज हैं वो काइनेटिक और पोटेंशियल हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन का ये है, और स्प्रिंग की अगर बात की जाए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तो ये है। तो अगर आपको पैरामीटर्स क्या दिए गए हैं इस बेस पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपस में सारे बराबर हैं, यानी इन सब को आप इक्वल रख सकते हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो आपने देखना है कि आपको क्या दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको मास दिया गया है, फोर्स दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है और आपसे स्पीड का पूछा गया है, तो इस केस में फिर आप इस एफ टी को इस एम वी स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। और ये डी कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, और ये जो एच है ये वर्टिकल चेंज इन पोजीशन है। तो इस तरह ये बेसिकली एनर्जी और वर्क के जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको क्वेश्चन हेल्प करने में मदद करेंगे, और इसमें से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस भी हैं न्यूमेरिकल बेस। ओके, सो वर्क सब लोग एक जैसा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक किसी शख्स को एक टारगेट दिया गया कि आपने ये ऊपर लेके जाना है। एक शख्स फौरन ले गया और एक शख्स ने तकरीबन 15 मिनट बाद लेके गया। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों का वर्क सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ने ज़्यादा अच्छा वर्क किया या कम अच्छा किया, क्योंकि वर्क तो सेम है, सेम फोर्स सेम डिस्टेंस। तो उस केस में फिर हम पावर डिफाइन करते हैं कि वर्क डन ओवर टाइम, के जो शख्स या कोई भी मशीन टाइम के लिहाज से किस तरह वर्क कर रही है, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम कम होगा तो अच्छी पावर है, टाइम ज़्यादा होगा तो पावर कम है। और वर्क डन की जगह आप एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, इसका यूनिट वॉट है। और अगर ई इज इक्वल टू पी टी करें तो आपके पास पावर इनटू टाइम, ये वही फॉर्मूला जिससे आप किलोवाट आवर बनाते हैं, यानी पावर का यूनिट अगर किलोवाट हो और टाइम का यूनिट एच हो, तो किलोवाट आवर हमारी ज़बान में यूनिट कहलाता है, बिजली का यूनिट।
तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी बल्ब की या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर दी जाए, उसके ऊपर लिखी होती है और कितने टाइम के लिए वो चल रही है और आज से आपने उसकी एनर्जी कंज्यूम निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और पावर के केस में हम ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी से क्या मुराद है? आउटपुट ओवर इनपुट, कि हम जो आउटपुट ले रहे हैं किसी सेटअप से और इनपुट का क्या रिलेशन है। तो यूजुअली जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो दो तरह की डिफरेंट फिजिक्स की ब्रांचेस को टच कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है, हमने सॉल्व नहीं करना क्योंकि कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन मकसद जस्ट बताने का है कि इससे मुराद ये है कि देखें, द डायग्राम शोज द डिजाइन ऑफ अ वाटर व्हील व्हिच ड्राइव द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। द फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 200 किलोग्राम पर सेकंड। द जनरेटर सप्लाइज द करंट ऑफ दिस एंड दिस। अब इनपुट पे क्या है? इनपुट पे भी पावर है और आउटपुट पे भी पावर है। इनपुट पे कौन सी पावर है? इनपुट पे वो पावर है जो कि पानी की वजह से है, और आउटपुट पे वो पावर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में है। तो दोनों के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। यानी अगर इस हिस्से को पहले को देखें तो हमारे पास है फ्लो रेट ऑफ वाटर। अब फ्लो रेट ऑफ वाटर से मुराद क्या है, उसके लिए हम इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट हमें बता रहा है कि ये है किलोग्राम पर सेकंड, यानी मास पर टाइम। तो ये हो गया m/t। हाइट आपको डायग्राम में दी गई है 8 मीटर, और जी आपको पता है 9.8 होता है। तो यहाँ से आप mg/t करके इनपुट पावर निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ होगा। तो ये इनपुट पावर mgh/t। अब आउटपुट पावर क्या है? हमारे पास वोल्टेज और करंट का जिक्र है, सो आउटपुट पावर होगी VI। तो वहां से हम आउटपुट पावर और इनपुट पावर को करके को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई आ सकता है कि जिसमें दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लिंक करेगा और एफिशिएंसी पूछ लेगा कि एफिशिएंसी क्या है। नहीं, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज नहीं आते। फोर्स, पोजीशन, टाइम ग्राफ वगैरह इस जैसी चीजें आ सकती हैं, जैसे लास्ट टाइम वो शेडिंगर का आया हुआ था, टनलिंग का कुछ, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सो इसमें जैसे ये था कि वर्क पावर को आपने इंटरडिसिप्लिनरी तौर पे देखना है, और जस्ट आसान तरीका ये कि आप पैरामीटर्स लिख लें, कौन से दिए हुए कौन से चाहिए, तो वहां से आपके पास निकल आएगा। ओके, सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का एक टॉपिक है आपकी बुक में, यूज इक्वल टू माइनस GMM/R। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो सेंटर है वो नेगेटिव है, और इन्फिनिटी पे, यानी जब आप R की वैल्यू जीरो इन्फिनिटी दर्ज करेंगे तो इस पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। सो इन्फिनिटी पे जीरो है, और उससे नीचे जितना भी आएंगे जीरो से नीचे आपको पता नेगेटिव होता है। तो फिजिकली भी यही है और मैथमेटिकली भी यही है। नेगेटिव से मुराद अट्रैक्शन है। सो ये बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन तो साहिबा PPSC के लिए आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जो उसके फाइनल फार्मूला की सिग्निफिकेंस है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के लिहाज से क्या ली जाती है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। इन्फिनिटी पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या किसी और पोजीशन पे। तो इस तरह की जो चीजें हैं इस टॉपिक से आ सकती हैं। इसके बाद टॉपिक एस्केप वेलोसिटी का आपकी बुक में। एस्केप वेलोसिटी से क्या मुराद है? वही कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटी से बाहर भेजना है, तो मतलब आपने उसे इन्फिनिटी भी भेजना है, सॉर्ट ऑफ। तो आप क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं कि आपने उसको इतनी स्पीड से भेजा कि उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अचीव होगी और वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया। तो उसका फॉर्मूला जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आपने जब सॉल्व किया तो V स्केप का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट 2GM/R, जिसे हम लिख सकते हैं 2GR। तो ये फॉर्मूले की बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रेडियस दे दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट, किसी जगह का जहाँ से उसको स्केप करवाना है। तो आपसे पूछा जाए कि आप बताएं उसकी स्केप स्पीड क्या होगी, तो आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है फॉर क्लोज ऑर्बिट्स वो MCQ में एज इट इज आ सकती है, PPSC में आई हुई है लास्ट टाइम इनफैक्ट। जी जी, अगर R इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स भी और माइनस भी है। ओके, इस तरह एक फॉर्मूला है ऑर्बिटर वेलोसिटी का। तो एक क्वेश्चन जो MCQ आ सकता है वो है कि V ऑर्बिटर और V एस्केप की रेशियो निकालें। ऑर्बिटर स्पीड से क्या मुराद है कि जब वो ऑर्बिट में चला जाएगा तो वो वहां पे किस स्पीड से मूव करेगा अराउंड द अर्थ और सन ड्यू टू अंडर द ग्रेविटी।
तो इसका रेशो निकालेंगे, तो अगर वह इसके ऊपर है तो √2 आएगा, वो नीचे है तो 1/√2 आएगा। सो ये रिलेशन यहाँ से, और इसकी कोई वैल्यू के लिए वो आपसे पूछ सकता है। ओके, मोस्ट important topic from this chapter for the MCQs is conservation of energy, which says loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy। यानी अगर ऑब्जेक्ट एक ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे लेट्स सपोज एक ब्रिक की है, वहां से नीचे गिर रही है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जिससे हम मिसाल के तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे 10 जूल है और काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे 10 जूल है। जब हमें पता है ये आइडियल कंडीशन है, क्योंकि रियल टाइम में कोई फ्रिक्शन भी होगी, तो फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी वाले पोर्शन में ऐड अप होगी, क्योंकि जो असल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में से है, तो उसमें से ये माइनस होगी, तो काइनेटिक एनर्जी वाली साइड पे ये प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से आपसे फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी जा सकती है डिस्टेंस दे के, बाकी पैरामीटर्स का बता के। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, सोल्व न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो है वो काफ़ी हैं, और ये जस्ट मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि उनको कैसे कर सकते हैं। ऐसे ये एक क्वेश्चन है, मुझे डायग्राम के बगैर ही आ सकता है कि 4 आइडेंटिकल ब्रिक्स हैं, वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है, एक ब्रिक को दूसरी ब्रिक के ऊपर लगाना है, तो बताएं कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो बिफोर लेट मी आंसर इट, आप में से कोई इसका आंसर करना चाहेगा कि कितना वर्क डन होगा इन ब्रिक्स को एक के ऊपर दूसरे स्टैक करते हुए? सर 3 MPH। 6 होगा सर, क्योंकि सर फर्स्ट ब्रिक 3 की हाइट MPH 0 होगा। है। ओके, चलो देख लेते हैं। सो पहली ब्रिक एज इट इज, ये 4 ब्रिक्स हैं, तो पहली 2 ब्रिक एज इट इज हम रख देंगे ना, उसके लिए यानी वहीं पे उसके ऊपर रख रहे हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर कोई नहीं होगा। सेकंड पे ये इसके ऊपर रखेंगे हम, तो उस केस में हमारे पास MGH आ जाएगा, फिर इसको इसके ऊपर रख देंगे तो 2 MGH हो जाएगा, और फिर हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, सो इट्स 3 MGH। इस सबको जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 MGH। द और मोस्टली आंसर 6 MGH ही दिया, दैट्स गुड। 6 MGH जो है वर्क डन होगा इन 4 ब्रिक्स। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, सेंस यही होगी, और विदाउट डायग्राम आ सकता है। Okay, so there is a question: a car engine exerts an average force of 500 Newton moving the car 1 kilometer in 200 seconds. What is the average power developed by the engine? अब देखें आपको क्या दिया गया, पैरामीटर्स, फोर्स दी गई है, डिस्टेंस दिया गया और टाइम दिया गया। सो सिंपल आप FT/T फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, maybe it's not relevant yet, we can do it again. So इस तरह का क्वेश्चन और हो सकता है कि ओल्ड फैशन 60 वोल्ट लैंप है, जिसकी एफिशिएंसी 95% है, मतलब इसकी सिर्फ जो 95% एनर्जी जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट, 95% ऑफ इस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, सो सिर्फ 5% एफिशिएंसी होती है। A 4 volt model lamp has the same power output of light as the old fashioned lamp। तो इसको जस्ट आपने इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है और देखना है कि एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें से जो आपने आखिरी पोर्शन है चौथे चैप्टर का, जिसमें सोलर पैनल का जिक्र है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स का, तो उसको आपने रीड आउट करना है। उसमें से एज इट इज जो लाइंस है वो MCQs के तौर पे आ सकती हैं कि इंटेंसिटी कितनी है सोलर की, 1.4 किलोवाट पर मुरब्बा मीटर स्क्वायर है, इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, हम तक कितनी पहुंचती है, 1 किलोवाट है, बाकी जो है वो एरोसोल्स और गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, तो उसको आपने भी इन दरिबत सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस के अलावा वो भी एज इट इज लाइंस की शक्ल में कोई क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है।